नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। महिला आरक्षण की पूरी एबीसीडी एबीपी न्यूज के पत्रकार संदीप चौधरी ने बताई है। पूरा महिला आरक्षण का पूरा संपूर्ण विश्लेषण उन्होंने अपने चैनल में अपने शो में दिखाया है और ये भी बताया है किस तरह से बीजेपी ने इसमें भी खेल किया है। सत्ताधारी पार्टी ने महिला आरक्षण बिल पर भी एक फायदा उठाया है। वो पूरा विश्लेषण आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पूरा विश्लेषण संदीप चौधरी के द्वारा। 2 दिनों से पूरे देश में नारी शक्ति की चर्चा हो रही है और लोकसभा में भी अभी महिला आरक्षण बिल, नारी शक्ति वंदना अधिनियम पर चर्चा चल रही है। 33% आरक्षण महिलाओं के लिए 128वां संशोधन विधेयक सरकार लेकर आई है और इसी पर अब डिटेलिंग को लेकर बातचीत चल रही है लोकसभा में। कुछ ही देर में यह विधेयक पास हो जाएगा, फिर राज्यसभा में पेश किया जाएगा तो कानून तो बन जाएगा। अब कानून किसने बनाया, इसको लेकर जोर आजमाइश हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल बोला कि यह ईश्वर की इच्छा थी कि हम ही ये बिल लेकर आए। आज देश के गृह मंत्री अमित शाह भी लोकसभा में बोले। उन्होंने कहा ये हमारे लिए राजनीति नहीं, मान्यता का मुद्दा है। यानी कि स्त्री, महिला के मान सम्मान की बात की जा रही है, सशक्तिकरण की बात की जा रही है, आधी आबादी को पूरी आजादी मिले, ये सब कहते सुनाई दे रहे हैं। उधर कांग्रेस कह रही है, उनकी सबसे बड़ी नेता सोनिया गांधी कह रही है बिल तो हमारा है, तो सरकार कह रही है हम लेकर आए। विपक्ष कह रहा है, कांग्रेस कह रही है हम लेकर आए। राज्यसभा में तो 2010 में हमने पारित कराया। हकीकत यह है कि सितंबर 1996 में 27 साल पहले ना बीजेपी ना कांग्रेस, दरअसल देवेगौड़ा की सरकार ये बिल लेकर आई थी, पेश किया था 1996 में। उससे पहले भी चर्चाएं हो रही थी, लेकिन दरअसल सदन के पटल पर एक विधेयक के तौर पर एचडी देवेगौड़ा ने पेश किया था। पर अब ये तो दूर की बातें हो गई। सवाल ये, चुनाव से 7 महीने पहले, और चुनाव की बात करता हूं तो मैं लोकसभा चुनाव 2024 की बात कर रहा हूं। यकायक हर कोई इतना संजीदा, इतना संवेदनशील, महिलाओं के लिए इतना कंसर्न्ड, उनके सशक्तिकरण पर जोर देते हुए हर राजनीतिक दल क्यों दिख रहा है? बीजेपी लेकर आई है, विपक्ष भी समर्थन कर रहा है। उसमें पेंच हैं, वो पेंच लेकर आ रहे हैं कि भाई दलित, आदिवासी, मुस्लिम और पिछड़े वर्ग की महिलाओं का क्या, उनको कितना आरक्षण मिलेगा, इस आरक्षण में उनकी हिस्सेदारी क्या होगी, यह भी स्पष्ट होना चाहिए। यह विपक्ष कह रहा है, कांग्रेस कह रही है, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, तमाम विपक्षी दल। सरकार कह रही है अरे आप पिछड़े वर्ग की बात कर रहे हैं, हम एक चीज की शुरुआत की है। हमारे यहां तो 85 सांसद हैं जो पिछड़े वर्ग से आते हैं, 29 मंत्री हैं मोदी मंत्रिमंडल में जो कि पिछड़ी जाति से आते हैं। पर खेल ये इतना आसान नहीं है। ये सिर्फ कि जी विशेष सत्र है तो उसको और विशेष बनाने के लिए, इतिहास में नाम दर्ज कराने के लिए ही क्या एक विधेयक लाया गया जो कानून बन जाएगा? यह खेल उससे कहीं ज्यादा व्यापक है। और यह समझाने के लिए मैं कुछ आंकड़े आपके सामने पेश करने वाला हूं। 2014 के लोकसभा चुनाव की बात करते हैं तो जितने लोगों ने वोट डाला उसमें 67% पुरुष थे और 65.54% महिला वोटर थी। लेकिन 2019 में 67.01 पुरुषों ने वोटिंग की और महिलाओं ने बाजी मार ली। 67.18% महिलाओं ने वोट दिए।
तो पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने ज्यादा बड़ी हिस्सेदारी, भागीदारी करती दिखाई दी वो चुनावी प्रक्रिया में। पर आप कहेंगे ये तो बहुत छोटा सा अंतर है, इसमें बाल की खाल क्यों निकाल रहे हैं? यही तो खेल, आपको यही आंकड़े तो आपको समझने की जरूरत है। दूसरे किसी चैनल पर आपको ये आंकड़े समझाए नहीं जाते। वो हल्की फुल्की राजनीतिक टीका टिप्पणी में एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप में बात को खत्म कर देते हैं। हम ऐसा नहीं करते। समझिए ये खेल बड़ा क्यों होता जा रहा है और बड़ा होगा ये आने वाले दिनों में। 2014 में CSDS ने एक सर्वे किया था और सर्वे करने वालों में संजय कुमार मेरे साथ बतौर मेहमान भी हैं। उसमें CSDS ने पाया कि 2014 में 70% महिलाओं ने अपने पति या परिवार से सलाह मशवरा नहीं किया, अपने मन से वोट दिया। भाई माना यह जाता है ना, घर की महिलाएं तो जैसा घर के पुरुषों ने कह दिया बस वैसे ही भेड़ चाल में वोट देकर आ जाती है। नहीं, यह 2014 से ही खेल बदल चुका है। 2014 से अब तक कुल मिलाकर 51 चुनाव हुए हैं, 51 विधानसभा चुनाव। इनमें से 37, 2/3 से भी ज्यादा चुनावों में महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले ज्यादा बड़ी हिस्सेदारी की। समझ रहे हैं खेल को? 51 चुनावों में से 37 में महिलाओं ने ज्यादा वोट डाले और इसमें उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे बहुत ही अहम राजनीति के लिहाज से राज्य आते हैं। भाई 80 सीटें हैं लोकसभा की उत्तर प्रदेश में, और तीसरे नंबर पर बल्कि चौथे नंबर पर बिहार भी आता है, 48 आ जाती हैं। महाराष्ट्र में 42 सीटें, पश्चिम बंगाल में भी हैं 40 सीटें, बिहार में है 120 सीटें। इन दोनों ही राज्यों में महिलाओं ने पुरुषों से कहीं ज्यादा वोट डाले। थोड़ा आंकड़ा बता देता हूं। बिहार में 2015 में 53.32% पुरुषों ने वोट डाले तो 7.48% महिलाओं ने। गोवा में 78.5% पुरुषों ने वोट डाले तो 83% से भी ज्यादा 84% महिला थी। उत्तर प्रदेश में 59% पुरुषों ने वोट डाले तो 63.5% महिलाओं ने। उत्तराखंड में 61% पुरुषों ने वोट डाले, 68.72%, 69.69% पुरुषों ने वोट डाले। और 2019 के बाद के जो विधानसभा चुनाव हैं उसमें बिहार में फिर 5.25% से ज्यादा वोटिंग की महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले। गुजरात में यह 6% था, मेघालय में 4.25%। तो महिलाएं कहीं ज्यादा वोटिंग करती दिख रही हैं और इसीलिए अब इन्हें साधने के लिए सारे घोड़े खोल दिए गए। महिला जिसके साथ होंगी, महिला जिसकी नैया पार लगाएंगी, उसी की सरकार बनती दिखेगी क्या? और इस खेल में एक और धारा चली है और वो धारा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ बहाने की कोशिश कर रहा है। कल क्या हुआ? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में निराला नगर में संघ की एक बैठक हुई। सहसर कार्यवाह अरुण कुमार की अगुवाई में यह बैठक हुई और कौन शामिल हुए? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक। और इसमें क्या तय किया गया? गौर कीजिएगा। तय किया गया कि संघ के प्रमुख पदों और विश्व हिंदू परिषद, किसान संघ, शिक्षक संघ, हिंदू जागरण मंच, विद्या भारती और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में प्रमुख पदों पर महिलाओं की नियुक्ति भी की जा सकती है। संघ पर महिला विरोधी होने के आरोप लगातार लगाते हैं विपक्षी दल। संघ में अभी तक राष्ट्र सेविका समिति के अलावा महिलाओं की कोई हिस्सेदारी नहीं थी। अब यह हिस्सेदारी बढ़ाने की बात हो रही है। हर जिले में ऐसी बैठकें होंगी उत्तर प्रदेश के
कल भी बैठक 8 घंटे चली थी, तो तैयारी पूरी है क्या? पर इस तैयारी में एक और बड़ा सवाल है, जो विपक्ष के नेता जयराम रमेश ने कल आरोप लगाया था कि ये इवेंट मैनेजमेंट है, ईवीएम है। उसके पीछे तर्क क्या दिए जा रहे हैं? भाई कानून तो बन जाएगा, अभी कुछ ही देर में, अभी आपको मैं दिखाने वाला हूं, लोकसभा में पास हो जाएगा, राज्यसभा में पास होगा। ये ऐसी होली का है ये मुद्दा, कोई इसकी मुखालफत करता नहीं दिखेगा। हां, पे चढ़ाता जरूर दिखेगा। वो मैंने आपको बताया, पिछड़ी जाति को भी दीजिए, आदिवासी, दलित महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं, पर कोई इसका विरोध करता नहीं दिखेगा। पर इसमें कानून जब बन जाएगा तो सीधा लागू हो जाना चाहिए। यह लागू कब होगा? कानून बन गया, पर 2/3 आरक्षण कब मिलेगा? इस सवाल का जवाब नहीं है, क्योंकि कुछ कंडीशनैलिटीज लगा दी गई हैं। पहले तो जनगणना मुकम्मल होनी चाहिए। कोरोना काल के चलते जनगणना 2021 में शुरू नहीं हो पाई, वो डिलेड है। किस चरण पर पहुंची है, कहां तक गई है, यह सरकार अभी बता नहीं रही। तो पहले जनगणना पूरी होगी, उस जनगणना के आधार पर परिसीमन होगा। उस परिसीमन को लेकर राजनीतिक बवाल भी होना तय है। परिसीमन अपने तय समय पर बहुत बार नहीं हुआ। इंदिरा गांधी के समय में नहीं हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी के समय में नहीं हुआ, 2026 में परिसीमन होना है। अभी सवाल पूछा भर्तृहरि मेहताब ने कि देखिए 33% आरक्षण जो पहले बिल था, जो अब लैप्स करा दिया गया है नए विधेयक के पेश होने के बाद, उसमें तो यह था कि राज्यों में भी 1/3 होना चाहिए, विधानसभा नहीं। कि भाई लोकसभा की फर्ज कीजिए कहीं 90 सीटें हैं तो 33% के हिसाब से आपको 30 सीटें उधर रखनी होंगी महिलाओं के लिए। पर यह इस बिल में तय नहीं किया गया है। पर यह बिल दरअसल लागू कब होगा और तभी सही मायने में आजादी मिलेगी क्या महिलाओं को? इस सवाल का भी क्या जवाब हमें मिलेगा? लोकसभा में बिल पर वोटिंग शुरू हो गई है, तो ऐसे में आपके सामने आज का सीधा सवाल भी मैं पेश कर। देखा आपने दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें, हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।